Welcome to Physics Aboard. This is sixth lecture on force and Newton's laws of motion. और इस लेक्चर में मेनली डील करेंगे कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन बहुत फेमस है कि वाई इट इज़ easier to pull any object than to push it. ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना पुश करने के कंपैरिजन में इजी क्यों होता है? वाई पुलिंग इज ईजियर देन द पुशिंग. सो आइए शुरू करते हैं. दोनों के लिए कंडीशन देखते हैं और मैथमेटिकली इसे प्रूव करके देखते हैं कि क्यों ये ऐसा होता है. सो पहले हम लेंगे पुश का केस. मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे डाला हुआ है और आप इसे पुश करना चाहते हैं. ठीक है, वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है थीटा, यानी जो पुश करने का आपका एंगल विद द वर्टिकल है वो क्या है? थीटा है. और जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है वहाँ पर उस सरफेस पर इसको जो फ्रिक्शन ऑफर हो रहा है उसका कॉफिशिएंट मान लेते हैं कि म्यू है. ओके, तो अगर आप पुश करेंगे तो ये क्या होगा? इस पर इधर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, और इसके कारण मूवमेंट के यानी उसकी ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस सरफेस पे यानी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा. क्लियर है? दूसरी बात कि आप देखें जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है वहाँ से उस पर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी लग रहा है, दैट इज एन. नाउ अगर फोर्स के कंपोनेंट को आप अलग अलग करके देखें तो एक इसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये रहा इस डायरेक्शन में, दैट इज एफ साइन थीटा. क्यों? क्योंकि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ठीक है, और ठीक इसको अगर इस वर्टिकल डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? एफ कॉस थीटा. क्लियर है? दूसरी तरफ एक ठीक यहाँ से नीचे सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ उस पर क्या लग रहा है? अगर ये मास m है तो ये ग्रेविटी के कारण वेट हो गया उसका mg. नाउ अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाता विथ एक्सेलरेशन a, तब उस कंडीशन में आप देख लीजिए फोर्स के डायरेक्शन को उस ऑब्जेक्ट पर. ठीक है, यानी फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लीजिए. ठीक है, एक रहा ये नॉर्मल, दूसरा ये क्या हो गया? एफ कॉस थीटा, तीसरा mg. मान लीजिए ये y का डायरेक्शन है और ये x का डायरेक्शन है. ठीक है, f साइन थीटा ये रहा f साइन थीटा. ठीक है, फ्रिक्शन ये रहा फ्रिक्शन. और चूँकि ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इधर मूव कर गया, कहने का ये मतलब है कि उधर मूव कर गया. एक्सेलरेट करने का केस ले लेंगे तब तो फिर स्यूडो फोर्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा. इधर मूव कर गया तो न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज़ कीजिए एक्स के डायरेक्शन में. एक्स के डायरेक्शन में ये सब मैंने टेक्निक बता दिया है, आप उस लेक्चर को फिर से जाकर देख लें कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप न्यूटन्स लॉ का यूज़ करते हैं. देयरफॉर एफ साइन थीटा माइनस एफ फ्रिक्शन. ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में is m into a from Newton's second law if the mass of the object is m.
ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब y के डायरेक्शन में देखिए, y के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, स्टैटिक है बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दो फोर्स आपका नीचे की तरफ लग रहा है, एक F cos थीटा, दूसरा mg, और एक ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। देयरफॉर अगर आप लिखेंगे तो n पॉजिटिव एक y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये y के डायरेक्शन में, तो n पहले आपने लिख लिया, उसके बाद माइनस नेगेटिव y डायरेक्शन में यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। कितना हो गया, F cos थीटा, उसके बाद ये कितना हो गया, माइनस mg, दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्यों निकालना होगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन के लिए आप लिखते हैं फॉर्मूला, दैट इज म्यू इंटू n, तो म्यू तो आपको ये गिवन है यहाँ पे, n आपको इस इक्वेशन से निकालना होगा। तो निकाल लीजिए, n को यहीं पर छोड़ दीजिए और दोनों को उस साइड लेकर चले जाइए, इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को। जब दोनों उस साइड लेकर चले जाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू हाउ मच, F cos थीटा, या mg पहले लिख लीजिए, प्लस F cos थीटा, ठीक है। अब उसके हिसाब से अगर ये वैल्यू, n का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, n का वैल्यू इस फॉर्मूले में, तो f कितना हो जाएगा, म्यू इंटू n की जगह पर mg प्लस F cos थीटा। क्लियर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं, यानी आपने f निकाल लिया है। अब क्या करना है कि इसके साथ डील करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट के साथ, और वहाँ से आपको दिखाना है इस फोर्स का रिजल्ट, ठीक है। आइए इक्वेशन 3 को, यानी f के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करने पर ये कितना हो जाएगा, f साइन थीटा ऑलरेडी गिवन है, माइनस f कितना निकाल लिया है, वो वैल्यू पुट कीजिए, म्यू mg प्लस F cos थीटा, ठीक है। और वो किसके बराबर है, ma के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब इसको ओपन कीजिए, एक्सपैंड कीजिए और f को एक साथ लिखिए, और f साइन थीटा माइनस म्यू mg माइनस म्यू F cos थीटा इज इक्वल टू ma, ठीक है। f की दोनों क्वांटिटी को एक साथ लीजिए, कॉमन ही ले लेते हैं, इस टर्म में f है और इस टर्म में भी f है, देयरफॉर मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, दिस इज साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू ma, और इस टर्म को उस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, इधर माइनस है, इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। नाउ जब आप f को लिखेंगे तो ये f कितने के बराबर, दैट इज इक्वल टू ma प्लस म्यू mg डिवाइडेड बाई हाउ मच, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियर है। ये रिजल्ट फोर्स का कब आ गया, जब आपने ऑब्जेक्ट को पुश किया है, ठीक है। ये क्या था केस ऑफ पुशिंग था, ठीक है। नाउ इस रिजल्ट को ध्यान से देख लीजिए। अब ये रिजल्ट आपका कितना आ गया, f आ गया आपका ma प्लस म्यू mg डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है, ma प्लस म्यू mg डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखिए अगर ऐसा मैं लिख दूं, tan थीटा इज
लेस देन म्यू, ये भी तो एक कंडीशन आ सकता है ना, tan थीटा इज लेस देन म्यू। तो आप देखिए अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज लेस देन म्यू, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो sin थीटा इज लेस देन म्यू cos थीटा। ठीक है, इन दैट केस कितना हो जाएगा, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज लेस देन ज़ीरो। यानी अगर ये पूरा लेस देन ज़ीरो हो जाए तो आपको लग रहा है ये डिनोमिनेटर का जो केस है वो अगर लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव हो जाए तो आप देख लीजिए फोर्स क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर अगर tan थीटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम है तो आप चाहे जितना भी फोर्स लगाएं ऑब्जेक्ट उससे मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोर्स का क्या हो रहा है, वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा है। सो ये एक केस है, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे अभी इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। ठीक है, क्या है ये, आपने पुशिंग का केस निकाल लिया है। मैं इसको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, पुलिंग का केस देख लेता हूँ। इस रिजल्ट को मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, फॉर पुशिंग। ठीक है, कितना आ गया, ma प्लस म्यू mg डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। आइए देखते हैं पुलिंग का केस। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, जहाँ इस पर सरफेस पे और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और इसको पुल किया जा रहा है किसी एंगल से, एंगल विद द वर्टिकल इज थीटा। ये फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो किधर मूव कर जाएगा, इधर की तरफ मूव कर जाएगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में a है, तो जब ये इधर मूव करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इसके मूवमेंट को अपोज करेगा तो अगेंस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट वाले डायरेक्शन में लग जाएगा इस सरफेस के थ्रू। अब ये रहा नॉर्मल, ये रहा उसका वेट mg, अगर ये मास m है ऑब्जेक्ट का, और ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस इज f साइन थीटा, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दिस इज f cos थीटा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गया, ये नॉर्मल और उसी डायरेक्शन में f cos थीटा और अपोजिट डायरेक्शन में वेट, और ये रहा आपका f साइन थीटा जिस डायरेक्शन में मूवमेंट, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और तो कुछ नहीं है, जस्ट ओके। अब आइए x के डायरेक्शन में, ये आपने मान लिया है एक्स वाई का डायरेक्शन। ठीक है, मूवमेंट चूँकि इस साइड है, देयरफॉर ये f साइन थीटा माइनस f, यानी आपने क्या किया है, जिधर मूवमेंट हो रहा है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया है। ठीक है, जिधर मूवमेंट है उधर ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो f साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब y के डायरेक्शन में तो n प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू, नॉट माइनस लिखिए चूँकि एक ही डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में आप लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0, और उधर कोई मूवमेंट नहीं था, देयरफॉर इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये हो गया। ठीक है, सो ये दोनों जो फोर्सेस हैं एक डायरेक्शन में और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर नेगेटिव साइन के साथ। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इसके लिए
म्यू इंटू एन आपका फॉर्मूला होता है, देयरफॉर एन आपको निकालना पड़ेगा। देयरफॉर एन यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम जी, और ये इधर गया तो माइनस एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ डाल लीजिए, म्यू इंटू एम जी माइनस हाउ मच, एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 3 को 1 में पुट कीजिए, एफ साइन थीटा माइनस एफ म्यू इंटू एन, कितना आया हुआ है आपका, म्यू एम जी और माइनस एफ कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, दैट इज इक्वल टू एम ए। क्लियर है? अब एक्सपेंड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, माइनस म्यू एम जी प्लस हाउ मच, एफ म्यू पहले राइट कर लीजिए, म्यू एफ कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, एंड ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, एम ए प्लस म्यू एम जी। क्लियर है? देयरफॉर एफ इज इक्वल टू हाउ मच, एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट कंपेयर कर लीजिए, मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। ये था पुशिंग का केस, अब पुलिंग का। फॉर पुलिंग कितना आ गया आपका रिजल्ट, और दोनों को चेकआउट कर लीजिए। फॉर पुलिंग एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है एकदम? ये रहा आपका ये रिजल्ट। नाउ दोनों को आपको कंपेयर करना है, मैं कंपेयर करके समझा दूं। दोनों केसेस को ध्यान से देखिए, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर देख पा रहे हैं दोनों में, दोनों का क्या है, एम ए प्लस म्यू एम जी। ठीक है, ये दोनों के लिए न्यूमरेटर क्या है, सेम एंड इक्वल है। ठीक है, अब आइए डिनोमिनेटर को चेक कीजिए। एक में साइन थीटा से क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है म्यू कॉस थीटा, और एक में साइन थीटा से ऐड हो रहा है म्यू कॉस थीटा। अगर इसको ऐसे समझें कि अगर 5 में से 2 सबट्रैक्ट कर दें, चूँकि म्यू कॉस थीटा है मान लेते हैं वो 2 है, और साइन थीटा को 5 मान लेते हैं, और 5 को 2 से ऐड कर दें, तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, सबट्रैक्ट करने के बाद ये ज़्यादा होगा या ऐड करने के बाद ये ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है, ऐड करने से डिनोमिनेटर बढ़ जा रहा है, यहाँ सबट्रैक्ट करने से डिनोमिनेटर घट जा रहा है। तो उसको ऐसे समझें कि अगर कोई ऐसा रिज़ल्ट है जहाँ पर ये फिक्स्ड है, न्यूमरेटर फिक्स्ड है और डिनोमिनेटर सिर्फ चेंज हो रहा है, ये 3y1 और y2 7/7। ठीक है, तो ऐड करने के बाद रिजल्ट देखिए, ये सबट्रैक्ट करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.33, और यहाँ कितना आ गया, 1 के बराबर। सो ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर से इन्वर्सली रिलेटेड है फोर्स। देयरफॉर अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए तो फोर्स रिड्यूस कर जा रहा है, उसी तरह ये क्वांटिटी अगर डिक्रीज कर जाए तो फोर्स को इंक्रीज कर जाना है। देयरफॉर पुलिंग में ये क्वांटिटी ऐड हो रही है, देयरफॉर पुल करने के वक्त फोर्स जो है
वो कम लग रहा है, जबकि यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देयरफॉर फोर्स क्या हो रहा है, ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। क्लियर है? इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ ऐड हो जा रहा है, ऐड होने के कारण ये क्वांटिटी काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। किसके कंपैरिजन में? इस पुशिंग के कंपैरिजन में। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में कम है। देयरफॉर इनवर्सली रिलेटेड है, फोर्स जो अप्लाइड है, देयरफॉर पुलिंग ईजियर होता है पुशिंग के कंपैरिजन में। इज दैट ओके? बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं पुली से रिलेटेड। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस पर कोई मास m1 रखा हुआ है और यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, ठीक है, और ये पुली से एक स्ट्रिंग ऐसे जा रहा है और ये इस वाले स्ट्रिंग से एक और पुली कनेक्टेड है। पुली के बारे में बहुत डिटेल मैंने बताया हुआ अपने लेक्चर्स में। मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली मानकर चलते हैं और यहाँ दो मासेस लटके हुए हैं, एक m1 पहले तो ले लिया, ये m2 है और दूसरा m3, ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन m1 का फाइंड फॉर द गिवन सिचुएशन। आपने केस समझ लिया है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई मास m1 रखा हुआ है जो एक स्ट्रिंग से पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग गुजर रही है, उससे कनेक्टेड है, और उसी स्ट्रिंग से एक दूसरा पुली कनेक्टेड है और वहाँ पर क्या है कि वो एक और स्ट्रिंग को लेकर दो अलग अलग मासेस को उस पर हैंग किया हुआ है। तो इस केस में आपको ये बताना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1, ठीक है। तो यही है आपका सिचुएशन। अब आपको ये समझना है कि ये पूरा मूव अगर कर रहा है, ये अगर हेवियर है, ये नीचे जा रहा है, तो ये भी मूव कर रहा होगा। मान लेते हैं कि ये ए नोट से मूव कर रहा है और सेम कॉन्स्टेंट मोशन का ये आपको क्या है, प्रॉब्लम है। तो ये अगर मूव कर रहा है तो यहाँ तक ये पुली सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये जितने से ये पुली नीचे की तरफ जा रहा होगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है कि ये नीचे है और ये ऊपर है, इसका मतलब है कि ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा। तो जितने रेट से ये ऊपर जाएगा उतने ही रेट से ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो ज़मीन पे, मान लीजिए यहाँ एक ज़मीन पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर होगा, तो वो तो ये देख पा रहा होगा कि पूरा का पूरा ये वाला जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्लियर है। लेकिन उसमें से भी ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका दोनों का एक ही स्ट्रिंग से रिलेटेड है ना, तो ये मान लेते हैं ये ए से नीचे की तरफ जा रहा है और ये ए से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, इसको तो लग रहा है दोनों नीचे की तरफ आ रहा है, चूँकि ये पुली नीचे की तरफ जा रही है, ये सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको लगेगा ना कि ये पुली नीचे की तरफ आ रहा है और उसमें भी ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि अर्थ के रेफरेंस में इसका एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन और इसका जो इंडिविजुअल है वो ऐड हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम। यानी अगर आप अर्थ से देख रहे हैं तो ये आपको लगेगा कि ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन ऐड हो रहा है, चूँकि ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये पूरी पुली नीचे की तरफ जा रही है, देयरफॉर ये ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। जहाँ ये तो नीचे की तरफ जा ही रहा है, इसके कारण, इस पुली के नीचे जाने के कारण ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट एट द सेम टाइम इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। देयरफॉर इस पर्टिकुलर पर्सन को ये ज़्यादा तेज़ नीचे आता हुआ दिखाई देगा और ये कम तेज़
therefore this is a naught minus a. so acceleration for m3, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ acceleration for m3 mass 3 is a naught plus a and acceleration for mass m2 is a naught minus a. यही इसका सारा खेल है। इतना ही अगर आपने कर लिया, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल इजी हैं। ठीक है, निकालना क्या है, जो आपने माना हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ m1 और वो क्या मान लिया है, a नॉट निकालना है, यानी a नॉट आपको फाइंड कर लेना है। इसका मतलब है कि हर हालत में दिए हुए सिचुएशन से आपको a को रिमूव करना पड़ेगा और a नॉट को फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर इतना कंडीशन आपने समझ लिया कि अर्थ के फ्रेम में चूँकि ये पुली नीचे जा रही है तो ये पूरा सिस्टम नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसमें से भी ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ। तो इस पर्टिकुलर पर्सन को जो अर्थ पे खड़ा हुआ है वो ज़्यादा तेज़ नीचे दिखाई देगी m3 आते हुए, और m2 कम तेज़ दिखाई देगी नीचे की तरफ आते हुए अर्थ के फ्रेम से। अब क्या बच जाता है, अब सीधे सीधे फ्री बॉडी डायग्राम बच जाता है। तो ये एक अलग टाइप का स्ट्रिंग है, देयरफॉर यहाँ पर मान लेते हैं T। ठीक है, तो क्या होता है, ये ऑलवेज रिपल्सिव इन नेचर होता है। मैंने इस बात को अपने लेक्चर में बताया हुआ है। तो पूरे स्ट्रिंग पर एक टाइप का टेंशन लग रहा है और मैंने दोनों तरफ एरो दिखाया है, पुली से भी और मास से भी अवे। ठीक है, उसी तरह इस केस में ये स्ट्रिंग अलग अलग है, मान लेते हैं ये T1 और ये भी T1। ठीक है, अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से देख लेना है। ठीक है, और कहीं कोई फ्रिक्शन अप्लाइड नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसी का बना लेता हूँ। ठीक है, आइए देखिए, ये m1 ठीक है मूव कर रहा है इधर और टेंशन भी लग रहा है इधर, देयरफॉर इसमें और भी कुछ कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही। ठीक है, ये रहा आपका y और ये x, देयरफॉर t इज इक्वल टू, वही टेंशन के कारण इसको एक्सेलरेशन फील हो रहा है, देयरफॉर m1 a0। क्लियर है। अब आइए फॉर m2, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं फॉर m2 फ्री बॉडी डायग्राम, ये लीजिए। ठीक है, m2 में एक देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी T1 और नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण m2g। क्लियर है। अब मान लीजिए कि आपने इसको जिधर मूवमेंट है y डायरेक्शन का, उधर आपने क्या कर लिया, पॉजिटिव मान लिया। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए जब आप लिखेंगे तो m2g माइनस T1 इज इक्वल टू, ये m2 है आपका, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है इसका, m2 a नॉट माइनस a। क्लियर है एकदम। तो ये हो गया आपका, ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया, ये इक्वेशन 2 लिख दिया। ठीक है, अब फॉर m3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर मास m3 फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। देखिए उसमें अवे T1, ठीक है, डाउन साइड m3g, ठीक है, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, देयरफॉर मैं इसे ही पॉजिटिव y डायरेक्शन मान लेता हूँ डाउन साइड, देयरफॉर m3g माइनस T1 इज इक्वल टू, ये m3 है आपका, m3 a नॉट प्लस a, इक्वेशन 3। और इक्वेशन 4 भी आएगा, उसको मिस मत कर जाइएगा, पुली के ऊपर। ठीक है, वो पुली के ऊपर वाला मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फॉर पुली। ये क्या हो गया, इसमें देखिए एक ये टेंशन T और ये T1 और ये T1। ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो गया, अगर ये पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो ये T माइनस T1 माइनस T1
इज इक्वल टू 0, जोड़ के लिख लीजिए t इज इक्वल टू 2t1, ये इक्वेशन 4। अब आपके पास 4 इक्वेशंस आ गए हैं और उसके हिसाब से आपको डील करना है, रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक है, तो चारों इक्वेशन के हिसाब से आपको डील करना है। उसमें मैंने पहले ही कह दिया था कि a को आपको रिमूव करना होगा, चाहे आप जिस तरीके से भी उसको रिमूव करते हैं, आपको रिमूव करना ही होगा। किसको? a को। ठीक है, तो a के लिए ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए पहले लिखते हैं, अगर ये इधर लेकर चले जाएं तो m2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा g माइनस t1 अपॉन m2 दैट इज इक्वल टू a नॉट माइनस a। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अगर इसको इधर लेकर आ जाते हैं तो ये g और ये t1 अपॉन m3 दैट इज इक्वल टू a नॉट प्लस a, और t1 इज इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए जो अभी मैंने निकाला है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज कर लीजिए, g माइनस t अपॉन 2 m3 इज इक्वल टू a नॉट प्लस a, और यहाँ भी वही चेंज करेंगे तो g माइनस t अपॉन 2 m2 इज इक्वल टू a नॉट माइनस a। अब आपका ये दो इक्वेशन आ गया है। देखिए, अगर दोनों को ऐड कर दें, मान लीजिए इसको मेन इक्वेशन a और इसको b बोल देते हैं, अगर a और b को ऐड कर दें, आइए ऐड करके लिखते हैं। थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम को रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन a प्लस बी। नाउ लिख लीजिए ये g माइनस t अपॉन 2m3 इज इक्वल टू a नॉट प्लस a, और दूसरी तरफ g माइनस t अपॉन 2m2 इज इक्वल टू a नॉट माइनस a। ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट। क्लियर है? अब ये कितना हो गया 2g, ये कितना हो गया माइनस t अपॉन 2m3 माइनस t अपॉन 2m2 इज इक्वल टू 2a नॉट। इसको लेकर नीचे आ जाइए, क्योंकि आपको a नॉट निकालना है, इसके साथ क्यों जुड़ा रहेगा 2। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि एक ये रिज़ल्ट आपको अभी भी यूज़ करना है, क्योंकि टेंशन नहीं रहना चाहिए इसमें। ठीक है, तो टेंशन के बदले में ये पुट कर दीजिए यहाँ से इक्वेशन 1 से m1a0, तो ये कितना हो जाएगा 2g माइनस m1a0 डिवाइडेड बाई 2m3 माइनस t के बदले में m1a0 सॉरी m1a नॉट या a0 डिवाइडेड बाई 2m2 2a नॉट। निकालना है a नॉट है, सभी में a नॉट है, तो जो जिस टर्म में a नॉट है उसको उधर लेकर जाइए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 2 है वो आप ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, तो ये अगर 2 से पूरे में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा g हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कितना हो गया m1a नॉट डिवाइडेड बाई 4m3, ये m1a नॉट डिवाइडेड बाई 4m2 एंड दिस इज a नॉट। अब a नॉट का खेल आपको खेलना है। आइए यहाँ पर देखते हैं, देख लीजिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो टेक्निक। तो g इधर ही रह गया और वो पूरा उधर चला जाएगा, तो a नॉट उस साइड ले जा रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं पहले ही। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो m1 अपॉन 4m3
प्लस m1 अपॉन हाउ मच 4m2 और एक a नॉट था वो कितना हो गया प्लस, ठीक है, इज दैट ओके। a नॉट इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस m1, 4 अगर कॉमन लेना चाहते हैं m1 दोनों में है वो भी कॉमन ले लीजिए, तो ये आप लिख सकते हैं m1 अपॉन 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m3, ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्ट। इज दैट क्लियर। सो देख लीजिए एक्सेलरेशन of the given mass m1 is g upon 1 plus m1 upon 4 1 upon m2 plus 1 upon m3। कैलकुलेशंस पे आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, उसमें आपको रिज़ल्ट तक कैसे पहुंचना है इस बात को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन को डील करना, वरना इक्वेशन सॉल्व करने में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेते हैं पुली से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन। ये सिचुएशन है कि एक पुली किसी दो मास को जो कि सरफेस पे रखा हुआ है, एक मास 1 kg का है और दूसरा 2 kg का है, दोनों एक ही सरफेस पे है, ठीक है, और उस सरफेस पे एक पुली दोनों मास को क्या कर रहा है, ऐसे कुछ रखा हुआ है कि ये स्ट्रिंग बिल्कुल टाउट है, ठीक है, खींचा हुआ है। अब एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड यहाँ पर एक फोर्स लगा देते हैं, दैट इज 20t न्यूटन, ठीक है। कब एट t इज इक्वल टू 0, जबकि स्ट्रिंग बिल्कुल टाउट है, उस टाइम में जब F इज इक्वल टू 20t न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मास m1 या मास 1 kg, कंडीशन अप्लाइड व्हेन 2 kg mass leaves the surface, ठीक है, यानी उतनी देर में जितने देर में मास 2 kg सरफेस लीव कर देता है, इसकी वेलोसिटी मास 1 kg की निकालनी है आपको वेलोसिटी। और दूसरा कह रहा है कि उतनी ही देर में जब ये सरफेस छोड़ता है, उतने ही टाइम में, उतने ही ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये पुली कितनी हाइट रीच कर चुका है, हाइट रीच्ड बाय द पुली इन द सेम टाइम, रीच्ड बाय द पुली इन द सेम टाइम, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको निकालनी है, ओके। अब कंडीशन आपको मालूम हो गया, सिंपली आप देख लीजिए ये टेंशन जो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपने टेंशन ही अप्लाई किया, फोर्स है जो, ठीक है, तो वो इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये F और नीचे में 2T काम कर रहा है, ठीक है, दोनों हॉरिजेंटली हटाइए, इसी पर दे देता हूँ T और T। इसका मतलब है दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन में t प्लस टी दैट इज 2t। इसका मतलब क्या हो गया, 2t इज इक्वल टू एफ, देयरफॉर t इज इक्वल टू एफ अपॉन 2, देयरफॉर 20t न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10t न्यूटन। क्लियर है, यानी दोनों स्ट्रिंग पर कितना फोर्स लग रहा है, ये t और t, ठीक है, और दोनों पर उस वक्त 10t न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए
कि यही वो फोर्स है जो इसे ऊपर की तरफ उठाएगा, या यही वो फोर्स है जो इसे भी ऊपर की तरफ उठाएगा। तो देख लीजिए, अगर उस टाइम में मान लेते हैं कि ये फोर्स 10T न्यूटन अपवर्ड लग रहा है और नीचे ग्रेविटी के कारण कितना है 1 × G, ठीक है। तो यही ऊपर की तरफ अगर उठाएगा तो टाइम देख लीजिए 10T न्यूटन इज इक्वल टू 1 × G। G अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड। मास 1 के लिए लिया है, देयरफॉर दिस इज T1। उसी तरह अगर मास 2 के लिए लें जिसका 2 kg मास है, उस पर भी फोर्स यही लग रहा है, ठीक है। फॉर द टाइमिंग मान लेते हैं कि यही फोर्स उसे ऊपर की तरफ, मान क्या लेते हैं ये तो है ही, लेकिन टाइमिंग उसका हम निकालना चाह रहे हैं। देयरफॉर ये 2G, देयरफॉर 10T न्यूटन इज इक्वल टू 2G। G का मतलब कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर ये कितना हो गया 2 सेकेंड। इसका मतलब है कि पहले ही सेकेंड में जब ये फोर्स लगेगा ये उठ जाएगा और दूसरे सेकेंड में ये उठ जाएगा, ठीक है। यानी 2 सेकेंड में सेकेंड वाला जो मास है 2 kg का वो सरफेस छोड़ देगा और 1 सेकेंड के बाद ये छोड़ देगा, ठीक है। तो ये 2 टाइमिंग आपको ध्यान रखनी होगी, T2 T1 यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। T2 के लिए कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया आपका। नाउ अगर ये उठ गया इस फोर्स के कारण, तो जब उठ गया तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। कितना लगा रहे थे आप फोर्स देख लीजिए 10T न्यूटन है, ठीक है। और मास कितना ये 1 kg × G, 1 ग्राम मत समझ लीजिएगा, और ये ऊपर उठ गया यानी एक्सेलरेशन इसका A, ठीक है। अगर इसको आप पॉजिटिव y डायरेक्शन का ले लें तो कितना हो जाएगा 10T न्यूटन, न्यूटन अभी नहीं लिख रहे हैं, माइनस 1G इज इक्वल टू 1 मास है kg में, कोई भी यूनिट नहीं लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1A, ठीक है। A क्या है MA, देयरफॉर A को आप लिख सकते हैं dV/dt लिख सकते हैं ना। और किसके लिए ले रहे हैं ये फॉर मास M1, चूँकि वेलोसिटी आपको उसी की निकालनी है, फॉर मास M1 जो 1 kg का मास है वो, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिए 10T माइनस 1 × G 10 है तो हम 10 डायरेक्ट लिख ही लेते हैं, चूँकि G का वैल्यू हमने कितना लिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू A डायरेक्ट dV/dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, dV पहले लिख ले रहे हैं 10T माइनस 10 × dt, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अभी रुका हुआ है तो ज़ीरो वेलोसिटी से किसी दूसरे वेलोसिटी v तक, और टाइम कहाँ से 1 सेकेंड में, ठीक है, वो उठ गया है। इसका मतलब 1 सेकेंड से किसी दिए हुए टाइम t सेकेंड तक। अभी हम ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि 2 सेकेंड में वो सरफेस छोड़ दिया था, ठीक है। फिलहाल t सेकेंड तक लेते हैं, क्लियर है। अब इंटीग्रेट कीजिए, कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेट करने पर 10T² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस 10T, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर t तक, ठीक है। अपर लिमिट कितना हो जाएगा t डाल देंगे तो उतना ही रह जाएगा 5, ये कैंसिल आउट, 5T² माइनस 10, ठीक है। और माइनस हाउ मच 1 का वैल्यू डालिए, कितना हो गया 5 × t, कितना 5 ही रह गया। और उसके बाद ये कितना आ जाएगा 1 का वैल्यू डालेंगे तो -10, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए 5T² माइनस ये t लिखना मैं भूल गया 10T माइनस 10T, और 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए -5, और फिर से ये माइनस कितना प्लस आ गया ये। अब क्या करना है 2 सेकेंड बाद ये उठ जा रहा है तो वो वैल्यू फॉर T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर लीजिए, ठीक है। 2 सेकेंड पुट कीजिएगा इस वैल्यू में
तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 इंटू 2, ठीक है, प्लस 5, कितना हो गया 20 माइनस 20 कैंसिल आउट प्लस 5, कितना आ गया वेलोसिटी, ये इधर मैंने लिखा ही नहीं, ये v आ गया आपका इंटीग्रेशन में, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। देयरफॉर v कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी अब आपने निकाल लिया। अब दूसरी तरफ क्या करना है, हाइट निकालनी है आपको, पुली कितनी ऊपर तक उठा है, इस बात को आपको कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं। ये रिज़ल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हाइट को कैलकुलेट करने के लिए, बाकी मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। v इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5। ओके, आप जानते हैं v को पहले से लिखते थे ds अपॉन dt, ठीक है। s किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मान लीजिए अपवर्ड जा रहा है ये, तो कितना लिख दें y मान लेते हैं उधर dy अपॉन dt। सो देयरफॉर अपवर्ड के कारण हम मान लेते हैं ये कितना मूव कर गया, ये चूँकि वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी निकाले हैं इस ऑब्जेक्ट की 1 kg की जो ऑब्जेक्ट है, तो हम मान लेते हैं 1 kg का ऑब्जेक्ट सरफेस से कितनी हाइट उठ जा रहा है, y हाइट उठ जा रहा है, नॉट पुली। ये चूँकि ये वेलोसिटी कंफ्यूज मत कर जाइएगा, आपने पुली की वेलोसिटी नहीं निकाली है, आपने मास ऑफ 1 kg की वेलोसिटी निकाली है। सो आपको उससे पुली की हाइट को रिलेट करना पड़ेगा। देयरफॉर dy अपॉन dt इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5, ठीक है। अब ये dy इंटीग्रेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, ठीक है, dt इंटीग्रेट कर लीजिए। ये कहाँ से, सरफेस से किसी हाइट h तक जाएगा मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ ये 1 सेकेंड में उठना शुरू किया, और कितने देर में उठने के लिए बात कर रहे थे, 2 सेकेंड में जब 2 kg उठ जाए उतने में वेलोसिटी निकालिए। तो ले लेते हैं 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, ठीक है। उसी 2 सेकेंड में 2 kg वाला मास भी ऊपर उठ जाएगा और उतनी ही देर में पुली उतनी ऊपर जाएगी। देयरफॉर ये तो आ गया y, और ये कितना आ जाएगा वो सब निकाल लीजिए, 5t³ अपॉन 3, और ये कितना आ जाएगा 10t स्क्वायर बाई 2, और ये 5t, ठीक है। कितना हो गया ये 1 से 2 तक। जब आप वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ये जो y मैंने लिख दी है वो क्या हो जाएगा h, ठीक है। ये हाइट आ जाएगी आपकी 5 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। आप वैल्यू डाल के कैलकुलेट करके देख लेना कितना आ गया, किसकी हाइट आई, इसकी हाइट आई, ठीक है। तो ये तो 2 kg मास के कंपैरिजन में हाफ है, ठीक है। तो ये तेज़ी से उठ रहा है, 2 सेकेंड में ये काफ़ी दूरी चला गया, लेकिन ये उतनी तेज़ी से नहीं जा रहा है क्योंकि इस पर दोनों मास लगा हुआ है। आप कांस्टेंट मोशन के थ्रू उसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो पुली की हाइट होगी, हाइट कवर्ड बाई पुली, वो कितनी हो जाएगी, जो 1 kg मास की हाइट है उसकी आधी रह जाएगी, मान लेते हैं h डैश। देयरफॉर ये कितनी हो जाएगी, चूँकि ये 2 सेकेंड में बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गई है और ये उतनी ऊपर नहीं गई है, ठीक है। तो h अपॉन 2 हो जाएगी, देयरफॉर 5/3 कितनी आ गई 5/6 मीटर, ठीक है। सो हाइट कितनी आ गई आपकी 5/6 मीटर। आप कोशिश करेंगे कांस्टेंट मोशन से इसको रिलेट करने की कि ये जो ऑब्जेक्ट उठा है और ये
दोनों कैसे रिलेट हो सकता है। ठीक है, थोड़ी कोशिश खुद भी करनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का सिचुएशन ये है कि एक स्मूथ रिंग है, बिल्कुल स्मूथ, ठीक है, और वो किसी ऐसे हॉरिजेंटल सरफेस में स्लाइड कर सकता है। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन इस पर अप्लाइड नहीं है, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग से एक पुली से होकर गुजर रहा है। ठीक है, एक रिंग ऑफ मास m है जो किसी हॉरिजेंटल सरफेस से होकर गुजर रही है, उससे एक स्ट्रिंग लगी हुई है। मान लेते हैं ये रिंग A पर है और ये पुली B पर है, और अभी ये जो पॉइंट है वो C पर है। ये ऑब्जेक्ट मास m का है जो दिए हुए रिंग के मास का डबल है। इज दैट ओके? तो ये बताना है, अभी ये बोल रहा है कि जिस वक्त ये चलना शुरू किया उस वक्त हॉरिजेंटल के साथ इसका एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो आपको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट, प्रूव करना है, आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मास m की, वो हो जाएगी, ये प्रूव करके बताना है कि दैट इज इक्वल टू v cos थीटा। ठीक है, यानी इसमें cos थीटा एक्स्ट्रा एक मल्टीपल टर्म आ जाना चाहिए। क्लियर है? तो सिचुएशन तो बहुत इजी है, आपको जैसे समझना है उसे समझ लीजिए। मैं सिचुएशन रिपीट कर देता हूँ कि एक रिंग जो हॉरिजेंटल सरफेस में कुछ इस तरह, या किसी हॉरिजेंटल रॉड में, या मान लीजिए किसी हॉरिजेंटल पतली से स्टिक में स्लाइड कर सकती है विदाउट एनी फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्लाइड कर सकती है, तो ये मास m है और जो स्ट्रिंग के थ्रू दूसरा मास अटैच्ड है वो इसके दुगुने मास का है, कैपिटल M। क्लियर है? तो आपको ये बताना है कि अगर किसी टाइम पर ये स्ट्रिंग हॉरिजेंटल जो स्टिक है या जो भी है ये, उसके साथ अगर एंगल थीटा बनाती है और ये रिंग v वेलोसिटी से मूव करना शुरू करती है, तो बताना है कि ये मास m v cos थीटा से मूव करना शुरू कर जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये रिंग स्लाइड करके यहाँ चली आई। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A टू A डैश। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है, तो ये भी तो एक ही स्ट्रिंग से है ना, कांस्टेंट मोशन है ना, तो ये भी थोड़ा नीचे मूव कर जाएगी। मान लेते हैं ये पॉइंट C डैश हो गया, या यहाँ लिख दीजिए ये पॉइंट C डैश हो गया। ठीक है, चूँकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, लेंथ ऑफ a string is fixed और कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं ना AB, इनिशियल कंडीशन देखिए, AB प्लस BC दैट इज इक्वल टू A डैश B प्लस BC डैश। कंस्ट्रक्ट कीजिए, ड्रॉ A dash P perpendicular to AB such that A dash B is equal to PB, यानी AB पर A डैश से परपेंडिकुलर ऐसा खींचना है कि A डैश B और PB का लेंथ इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर अब आप देखिए तो AB को लिख सकते हैं, AB को AP प्लस PB प्लस BC ऑलरेडी है, इज इक्वल टू A डैश B प्लस BC डैश। ठीक है, प्योर ज्योमेट्री है, यूज़ करते जाइए। A डैश B और PB इक्वल है, देयरफॉर ये कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर AP प्लस BC इज इक्वल टू BC डैश। देयरफॉर AP
इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी सी। देखिए बी सी डैश में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। क्लियर है, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब बी सी डैश में से बी सी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इस पूरे लेंथ से इतने को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ गया? सी सी डैश आ गया। ठीक है, यही आ गया ना आपका। ठीक है, तो ए पी इज इक्वल टू कितना हो गया? सी सी डैश। अब आइए इस दिए हुए ट्राइंगल में, ठीक है, दिखा देता हूँ कौन सा ट्राइंगल जो आपने परपेंडिकुलर खींचा था और ये लाइन ये आपने परपेंडिकुलर खींचा था। ठीक है, ए डैश और पी और ये एंगल थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो ये कितना है आपका? ये परपेंडिकुलर वाला तो सॉरी ये 90 डिग्री वाला, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो गया? ए पी और हाइपोटेनस क्या हो गया? ए डैश। ठीक है, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए डैश कॉस थीटा हो गया। क्लियर है? देयरफॉर ए पी के बदले में लिख सकते हैं ए डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू सी सी डैश। कहीं कोई दिक्कत नहीं। नाउ ए डैश देखिए तो मास m का डिस्प्लेसमेंट है और सी सी डैश मास कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट है। टाइम के साथ रिलेट कीजिए फॉर द सेम टाइम। ए डैश डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी सी डैश डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्लियर है? ए डैश यहाँ लिखिए ए डैश, तो ये कितना हो गया? यही वेलोसिटी है ना, ये जब वो मूव कर रही थी रिंग जो है मास m की, कितनी हो गई है? v cos थीटा इज इक्वल टू ये किसका है? ऑब्जेक्ट मास m का वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हम इसको v डैश लिख देते हैं। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मास m। ठीक है, जो यहाँ आया है ये देख लीजिए। और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिंग इनटू दिस इज कॉस थीटा। प्रूव हो गया? वेलोसिटी ऑफ मास m इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिंग इनटू कॉस थीटा, दैट इज v कॉस थीटा। यही आपको निकालना था। सो निकल गया, ये आपका वेलोसिटी ऑफ द गिवन मास m है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है फॉर द गिवन फिगर। ध्यान दे दीजिए, ये वेलोसिटी v और ये v cos थीटा कि अगर सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया जाए तो कितने एक्सेलरेशन से ये रिंग मूव करना शुरू करेगा। सो एक रिजल्ट आपको आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अगर रेस्ट से इस पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया जाए, ये ज़्यादा मास का है, जाहिर सी बात है रेस्ट से ये नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा और ये इधर स्लाइड करना शुरू करेगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर रेस्ट से रिलीज कर दिया जाए तो बताइए कि रिंग किस एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर देगा। आइए देखते हैं, इस रिजल्ट को सिर्फ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम काम करना शुरू कीजिए। मास 2m के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, या m के लिए मैं m ही लेता हूँ, बाद में आप कर लीजिएगा। ये रहा टेंशन अवे, ठीक है, और ये रहा mg डाउनवर्ड्स, और कितनी है एक्सेलरेशन? v cos थीटा है, ठीक है, v डैश इज इक्वल टू v cos थीटा। तो एक्सेलरेशन में भी वही रिलेशन आएगा, टाइम के साथ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा a डैश इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है। एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये कितना है? a cos थीटा से नीचे जा रहा है। देयरफॉर अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन कितना है?
ए कॉस थीटा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा यहाँ पर आके। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ आइए, ये है आपका स्ट्रिंग टी, वही सेम स्ट्रिंग है जो इससे होकर गुजर रहा है। तो टी और ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना हो गया टी कॉस थीटा, ठीक है। और यही वो टेंशन है जो इसको मूव करा रहा है इस मास को, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर सिंपली देखना चाहें, ये टी फ्री बॉडी डायग्राम, ये टी कॉस थीटा और ये मास m है, तो ये तो वही ma से मूव करेगा। देयरफॉर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ma। यहाँ और कुछ दूसरा आपको नहीं लेना है, ग्रेविटी का या नॉर्मल ये सब नहीं लेना है, ठीक है। अब ये टी कॉस थीटा ma के बराबर आ गया, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू ma डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, चूँकि t रिमूव करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। देयरफॉर mg माइनस ma डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ma कॉस थीटा। चूँकि एक्सेलरेशन निकालना है इसलिए ए वाले टर्म को एक साथ करना पड़ेगा आपको। देयरफॉर हम इसको उधर लेके जा रहे हैं। एम जी इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा माइनस, इसको इधर ले जा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ए कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कितना आ गया ये एम कॉस थीटा प्लस एम डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। ए को यहीं छोड़िए और उस पूरे को डिनोमिनेटर में, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा से एम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। नाउ जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम, और कॉस थीटा डिनोमिनेटर में जंप करके ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। यही आपका एक्सेलरेशन होगा फॉर द मास m, एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम। इज दैट ओके? बढ़ते हैं इस लेक्चर का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें एक सीन ये है कि एक एलिवेटर के अंदर एक इंक्लाइन सरफेस पे, जो कि एलिवेटर से थीटा डिग्री पर इंक्लाइन है, कोई ऑब्जेक्ट मास m का, ठीक है, ये मूव करना शुरू करता है सरफेस की तरफ, और ये जो पूरा एलिवेटर है वो a नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, और मान लीजिए कि ये लेंथ उसकी l दी हुई है, किसकी, एलिवेटर के सरफेस की जो है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस सिचुएशन में ये ऑब्जेक्ट कितने देर में, ठीक है, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, गिवन दैट कि ये रेस्ट से चलना शुरू करती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि थोड़ी देर में ये चलकर, दूसरा फिगर मैं बता दूं, ठीक है, कुछ ऐसे धीरे धीरे चलती हुई यहाँ पर आ जाएगी और फिर फाइनली यहाँ तक पहुँच जाएगी। गिवन ये है, जो भी सिचुएशन पिछले सिचुएशन फिगर में है उसके हिसाब से, ठीक है। u 0 है और ये एंगल थीटा है। तो सीधी सीधी बात है, क्या है, स्यूडो फोर्स का आपको कंसीडरेशन करना होगा यहाँ पे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए आप, ये रहा आपका मास m, ठीक है। तो इसमें आप क्लियरली देखिए, एक फोर्स mg नीचे की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और दूसरा ये स्यूडो फोर्स का केस है। तो जिधर मूवमेंट एक्सेलरेशन का हो रहा है, एक्सेलरेशन के कारण हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, उसके अगेंस्ट आपको क्या लेना पड़ता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक फोर्स
उसके अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। स्यूडो फोर्स का जाकर लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये मूव करके इधर जा रहा है, इसका मतलब इसका अपना कुछ एक्सेलरेशन तो है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंपोनेंट निकाल लेना है। तो कंपोनेंट के हिसाब से ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो इधर क्या क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में ma नॉट, ये जो एक्सेलरेटेड मोशन है उसके कारण भी ये आ जाएगा, ठीक है। सो ma नॉट साइन थीटा और mg साइन थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्लियर है। चूँकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को पॉजिटिव x डायरेक्शन मान लेते हैं। तो अब आप जब फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे, mg साइन थीटा प्लस ma नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू ma, जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। अब आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारे टर्म आ चुके हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या था, एक्सेलरेशन निकालना था। देयरफॉर m कॉमन ले लीजिए, कैंसिल आउट हो गया। a कितने के बराबर हो गया, g साइन थीटा प्लस a नॉट साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, g प्लस a नॉट साइन थीटा, क्लियर है। अब एक चीज़ तो गिवन है आपको, रेस्ट से चलना शुरू की थी। देखिए तो अगर ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यही डिस्टेंस है ना। देयरफॉर AB इज इक्वल टू व्हाट, L अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देयरफॉर u तो ज़ीरो है, तो s हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, s ये डिस्टेंस आपको निकालनी है ना, तो s आपका ये है, दैट इज इक्वल टू L अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपने ये निकाला हुआ है, ठीक है। अब आइए लेकर चलिए t को इधर, कितना हो गया, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2L अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a। वैल्यू पुट कीजिए, 2L, a का वैल्यू g प्लस a नॉट साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। मैं उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फ्रेश, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई g प्लस a नॉट साइन थीटा और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस थीटा है। देयरफॉर t इज 2L रूट ओवर g प्लस a नॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। यही आपका रिजल्ट है टाइम का। अब न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए रहते हैं, हो सकता है दिए हुए हो, एंगल दिया हुआ हो, बाकी की इंफॉर्मेशन दी हुई हो, लेकिन प्रोसेस आपको समझना ज़रूरी है। मैं अक्सर अपने न्यूमेरिकल के लेक्चर में ये बात बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना मतलब आपने थ्योरी पर ग्रैस्प बनाया है और थ्योरीज़ को नए नए एंगल से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपके नॉलेज और कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सो प्लीज़ किसी भी दिए हुए क्वेश्चन, प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल्स से भागे नहीं। वो आपके थ्योरीज़ की जो एक क्या है, उसकी जो आपके अंदर एक समझ आई है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर देती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।